हेलो बच्चों, हमने कल शुरू किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी। कल हम लोगों ने पढ़ा था करंट और उसके ऊपर कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसको समझने के लिए हम एक कंडक्टर एज्यूम करते हैं। आपको पता है कंडक्टर क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, रफली हम कहें तो 10⁻29 पर मीटर क्यूब, 10⁻29 पर मीटर क्यूब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर। इतने इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए। अब क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होते हैं? नहीं। हमने +1 में पढ़ा था आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? 3 kT/m, अगर आपको याद हो तो। एक मॉलिक्यूल की आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला ये था। अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करूं, केबी या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है 1.38 10⁻⁻23। टेम्परेचर अगर मान के चलो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तो 300 केल्विन हो गया। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 10⁻31। इस सारे को अगर सोल्व करता हूं तो मेरे पास अप्रोक्स 10⁵ मीटर पर सेकेंड ये वैल्यू आती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं, अगर रूम टेम्परेचर पे ये कंडक्टर रखा हुआ है तो उस टेम्परेचर पे एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है, और इसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? थर्मल वेलोसिटी। तो इस थर्मल वेलोसिटी से सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करते रहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कैसे मूव करते हैं? क्या स्ट्रेट मूव करते हैं? नहीं, मतलब 1 मीटर की वॉल्यूम बहुत कम है, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब वो मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन वो एटम से टकराएंगे, और आयंस जो अवेलेबल है, एक एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आयन बच गया। तो एटम से टकराएंगे, आयन से टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे, तो ये सारे कोलिजन्स होंगे। और जब कोलिजन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज होगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मतलब स्पीड भी चेंज होगी। इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं, और रैंडमली जब वो मूव करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी उनकी 0 होती है। ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉन मोशन में हैं, सभी मूव कर रहे हैं, और सभी अगर मूव कर रहे हैं तो हमें करंट क्यों नहीं लगता? क्योंकि एक मेटल लिया हमने, मेटल को टच किया, कुछ नहीं होता, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। मोशन की वजह से करंट आना चाहिए, मोशन की वजह से करंट आना चाहिए, बट नहीं आया। टच किया, कुछ नहीं आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन है। और रैंडम मोशन होने की वजह से क्या हुआ? एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है, और एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी भी 0। जैसे हम ये मान के चलें इस टाइप से, ये हो गया, यहां इलेक्ट्रॉन चला, यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, समझ रहे हो मेरी बात? और फिर यहां से इधर आया, यहां से फिर टकरा गया। ये स्ट्रेट लाइन है फिलहाल सारी। तो ये चीज क्या है भाई? मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला, एक इलेक्ट्रॉन यहां था, यहां से यहां तक ये इलेक्ट्रॉन सीधा चला, यहां से यहां तक ये इलेक्ट्रॉन सीधा चला, और सीधा चलने के बाद वो यहां टकराया। इसका मतलब रास्ते में इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक कुछ नहीं मिला। यहां पे या तो कोई इलेक्ट्रॉन आया होगा, एटम आया होगा, आयन आया होगा, उससे वो यहां उड़ गया, यहां से फिर यहां मुड़ गया, यहां से फिर यहां मुड़ गया, और यहां से दोबारा यहां पे आ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जहां से चला था वहीं पे दोबारा आ गया, और वहीं पे दोबारा आ गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0। और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गई तो वेलोसिटी क्या हो गई? 0। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? 0। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल मोशन, क्योंकि वेलोसिटी तो टेम्परेचर की वजह से, थर्मल मोशन क्या हो गई? 0। और क्वेश्चन ये आए कि भाई एवरेज स्पीड क्या है? क्या एवरेज स्पीड भी 0 है? नो, एवरेज स्पीड 0 नहीं है। एवरेज स्पीड ये 10⁵ मीटर पर सेकेंड। क्यों भाई? क्योंकि जो थर्मल मोशन की जो वेलोसिटी है, थर्मल मोशन की जो वेलोसिटी है, उसमें इसने जो चला वो डिस्टेंस
और डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम स्पीड होती है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं। तो जो थर्मल मोशन की वजह से जो हमारे पास वेलोसिटी आई थी, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस या कंसीडर करें तो एवरेज स्पीड थर्मल वेलोसिटी या स्पीड के इक्वली आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं उनकी अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वो 0 होती है, एवरेज स्पीड की बात करें तो वो थर्मल वेलोसिटी के इक्वली होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई भाई? एक मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल स्पीड क्या होती है? इतनी। एवरेज स्पीड क्या होती है? इतनी। एक ही बात है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। कंडक्टर है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे रैंडमली मूव करते हैं क्योंकि टेम्परेचर है, उनकी वजह से वेलोसिटी मिलती है। फिर आपस में टकराते हैं और टकराने की वजह से उनकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहती है और हम कहें कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। इतनी बात हमें समझ में आ गई कि ऐसा हो रहा है। अब क्वेश्चन ही आता है कि अगर इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, अगर इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक कंडक्टर हो गया और ये मैंने एक बैटरी जोड़ दी, इधर बैटरी का पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा यहाँ पे ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने से ये जो था पाथ, ये कैसे आएगा? ये यूं गया। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने से ये कैसा होगा? देखो ये ऐसे गया तो ये ऐसे हो गया, इसके बाद ये ऐसे हो गया, यहां पे आया, इसके बाद ये फिर से ऐसे और फिर से ऐसे और ये यहां पे आया था। इसके बाद हम अगर देखें थोड़ा और नीचे ले आते हैं इसको, तो इसके बाद ये यहां पे, तो इलेक्ट्रॉन इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया और इधर आ गया। इसका मतलब दोनों में हम देखें तो कुछ डिस्प्लेसमेंट आई। मान लो स्टार्टिंग पॉइंट ए था और फाइनल पॉइंट बी था, तो ए और बी में कुछ गैप आया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या समझ में आई? पहली बात, जब एक चार्ज पार्टिकल, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो या तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है अगर वो फील्ड की डायरेक्शन में है तो, या उसका पाथ कर्व होगा अगर वो कुछ एंगल पे या फील्ड के परपेंडिकुलर है तो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा? कर्व। कैसा होगा? कर्व, ठीक है। और इस फील्ड की वजह से जैसे पहले टकरा रहा था वैसे ही टकराएगा, बार बार टकराएगा, लेकिन अभी डिस्प्लेसमेंट 0 है, बाद में डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगी क्योंकि वो यूं चला, कर्व पाथ, कर्व पाथ, कर्व पाथ, कर्व पाथ, फाइनली वो यहां पे आया। पहले ये दोनों पॉइंट मिल रहे थे ए और बी, अब ये दोनों में कुछ डिस्प्लेसमेंट आ गई। डिस्प्लेसमेंट किस साइड आई? ये पॉजिटिव फील्ड था, ये नेगेटिव फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड था ना हमारा इस साइड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट किस साइड आई? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन जब चला तो जैसे पहले चल रहा था वैसे ही बाद में चला, लेकिन थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गया, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, या मैं ये कह सकता हूं अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से नेट डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होती, पाथ कर्व्ड हो जाता है और इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खिसकता है, सरकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। तो थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है, ये बात हुई एक इलेक्ट्रॉन की, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो सभी की ये जो ड्रिफ्ट आएगी, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आएगी, वो क्या होगी? अलग अलग। सभी की क्या आएगी? डिस्प्लेसमेंट अलग अलग। तो हम यहाँ पे एवरेज की बात करेंगे, इसकी डिस्प्लेसमेंट ये, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की कुछ और, किसी और की कुछ और, तो एवरेज की बात करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसकी बात करेंगे? एवरेज की। किसकी बात करेंगे? एवरेज की। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि एक इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट इतनी आ गई, ड्रिफ्ट हो गई। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या थी? 0। अभी बात करेंगे तो ये एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं आएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, और एवरेज डिस्प्लेसमेंट है तो एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। ठीक है भाई, इतनी बेसिक बात समझ में आ गई। इसी में और देखिए, मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रॉन यहां से चला और यहां तक गया, तो यहां से यहां तक ये किसी से नहीं टकराया, तो इसको बोलते हैं फ्री पाथ।
एक चार्ज पार्टिकल चला उस टाइम तक चला जब तक वो किसी से नहीं टकराया, इसका मतलब उस ड्यूरेशन में वो फ्री है, कोई रास्ते में रुकावट नहीं आई, इसको बोलते हैं फ्री पाथ। लेकिन मुझे ये बताइए क्या ये फ्री पाथ सेम है? ये यहां तक फ्री था, उसके बाद मैटर ऑफ चांस है कि दूसरा एटम आयन इलेक्ट्रॉन कब आ जाए, हो सकता है चलते ही आ जाए, हो सकता है कुछ टाइम बाद आए। इसका मतलब ये फ्री पाथ हर जगह हर कोलिजन के लिए अलग अलग है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मीन फ्री पाथ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मीन फ्री पाथ। +1 में पढ़ा था हमने। मीन फ्री पाथ क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। एक कोलिजन के बीच की डिस्टेंस क्या आ गई? ये बहुत सारे हैं, सारे अलग अलग हैं, तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स क्या कहलाता है? मीन फ्री पाथ। याद आया कुछ पहले का पढ़ा हुआ? इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है भाई, मीन फ्री पाथ। और यहां से यहां तक का जो टाइम होता है जिसमें ये फ्री है, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्स का मतलब रेस्ट, तो रिलैक्सेशन टाइम, रेस्ट का टाइम, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन फ्री है आराम से, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अचानक कब आ जाए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जब तक नहीं आती वो फ्री है, उसको बोलते हैं फ्री टाइम या रिलैक्सेशन टाइम। और पाथ को क्या बोलते हैं? फ्री। लेकिन ये टाइम भी हर बार अलग अलग आएगा, तो इसको भी एवरेज लेंगे। क्या लेंगे इसका? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, स्टोरी बताई कैसे क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अब्सेंट होता है तो सब रैंडमली मूव करते हैं। एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी 0 होती है और एवरेज स्पीड थर्मल वेलोसिटी थर्मल स्पीड के बराबर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई कर देते हैं, पाथ कर्व हो जाता है और नेट डिस्प्लेसमेंट 0 ना होके थोड़ा सा पार्टिकल ड्रिफ्ट शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। उसके वजह से एवरेज वेलोसिटी आती है, बट थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ है, थोड़ा सा खिसका है, इसलिए इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, फ्री पाथ क्या होता है, और ये 10⁵ थर्मल वेलोसिटी कैसे आई। ठीक है, ये बेसिक स्टोरी थी इसके पीछे। अब थोड़ा मैथमेटिक्स कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। एक कंडक्टर ले लिया, फिर से शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक बैटरी से जोड़ा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, V पोटेंशियल। कंडक्टर की लेंथ L मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लेते हैं। अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में पाथ पहले जैसा ही रैंडम रहता है, लेकिन थोड़ा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं। हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, जैसे पहले मूव कर रहे थे वैसे ही करेंगे, लेकिन हमने मान लिया कि ऐसा हो रहा है। स्मूथली आराम से सीधे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड है? इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ठीक है भाई। और वेलोसिटी हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग आएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। उससे पहले सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ वो कितना आएगा। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कितना फोर्स आएगा भाई? F का फॉर्मूला होता है QE होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो मैं E कर देता हूं, और दूसरा E जब करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट साइड में, फोर्स आएगा लेफ्ट में, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल्स इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स आएगा लेफ्ट में। तो F = -E, ये बात समझ में आ गई। तो यहां से देखा जाए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने अप्लाई किया वो भी कांस्टेंट। इसका मतलब फोर्स क्या आ गया? कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो फिक्स है, हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स है वो फिक्स है, कांस्टेंट है। ठीक है भाई। अब मुझे पता है F = ma होता है, तो इसको अगर मैं यहां लगाता हूं तो -EE हो जाएगा, और A अगर निकालता हूं तो -EE/m। ये मेरे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। मतलब ये हुआ कि इस एक्सेलरेशन से
हर इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर था वो एक्सेलरेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पहले थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद सबके ऊपर फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, कितना आएगा, इतना आएगा। उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगी, एक्सेलरेशन कितनी आएगी, इतनी। और इतनी एक्सेलरेशन के बाद हर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, हर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, सबकी एक्सेलरेशन होगी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है भाई, बात इतनी समझ में आ गई। एक्सेलरेटेड मोशन है बट हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग वेलोसिटी आएगी, बट हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स सेम, हर इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन सेम। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बट हर इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट अलग अलग थी, इसलिए वेलोसिटी भी अलग अलग आएगी। इसलिए एवरेज की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे एवरेज की। तो हम करते हैं एक इक्वेशन यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्यों भाई ये इक्वेशन क्यों यूज की? क्योंकि ये इक्वेशन कब यूज होती है, जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? यस। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इलेक्ट्रॉन सब कांस्टेंट है, तो मैं लगा दूंगा, ये लग जाएगी। हम यहाँ पे एवरेज की बात करेंगे, वी ड्रिफ्ट मतलब एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा, यू एवरेज प्लस ए एक्सेलरेशन, और ये आ गया टाइम। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां वेक्टर फॉर्म में इसको ले लो। ठीक है, अब सब एवरेज है, तो यहां देखा जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, यहां देखा जाए तो यू एवरेज, यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले सोचो कौन सी वेलोसिटी थी, थर्मल, और थर्मल की वजह से नेट डिस्प्लेसमेंट क्या था, जीरो, नेट वेलोसिटी क्या थी, जीरो। इसका मतलब ये तो जीरो है, समझ पा रहे हैं आप, जीरो। प्लस एक्सेलरेशन कितना आया, माइनस ई बाई एम। एक्सेलरेशन में एवरेज क्यों नहीं किया, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, हर इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, एवरेज करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी। और टाइम को मैं कर देता हूं टाउ, टाइम को मैं क्या कर देता हूं, टाउ। क्यों कर दिया बताता हूं। वेयर, इसको बोलते हैं टाउ, TAU, ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अभी अभी आपको बताया था मैंने, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एक पॉइंट से चला इलेक्ट्रॉन, यहां जाके टकराया, तो यहां से यहां तक वो फ्री है, इसको बोलते हैं फ्री पाथ, और इस टाइम को क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। बट हर कोलिजन के लिए ये टाइम अलग अलग आएगा। तो मान लो यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन चला और 5 कोलिजन हुए, कितने हुए, 5, तो पांचों कोलिजन का टाइम अलग अलग आएगा। हम कौन सा लें, तो हमें पांचों की एवरेज लेनी पड़ेगी, तो क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है भाई, तो वीडी क्या हो गया, वीडी हो गया माइनस ई टाउ बाई एम। तो ये मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ गई। इन मैग्नीट्यूड, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वीडी आ गया ई टाउ बाई एम। यहां नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन से अपोजिट है, तो इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहे हैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट है। वीडी किधर है, इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, तो वीडी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग नेगेटिव साइन। तो मैं लिख देता हूं नेगेटिव साइन मीन्स वीडी इज अपोजिट टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वीडी इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट है, वीडी का फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया। तो एक सवाल आता है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका, ओके इट्स ओके। क्वेश्चन अराइज होता है कि हुआ क्या, सिचुएशन में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो वो अगर बात करें तो यहां देखा जाए तो हर इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन है, हर इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन है, बट यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, 1 मीटर क्यूब में 10⁻29। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, चलने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही वो किसी दूसरे एटम से टकरा गया। तो जैसे ही इसने एक्सेलरेशन ली, जैसे ही वेलोसिटी बढ़ी, वैसे ही किसी से यहां टकरा गया, फिर एक्सेलरेशन ली, फिर वेलोसिटी बढ़ी, फिर टकरा गया। इसका मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, उससे पहले ही वो टकरा जाता है। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ ही नहीं पाती। इसलिए हम कह देते हैं कि एक्सेलरेशन होने के बावजूद भी इसकी वेलोसिटी नियरली कांस्टेंट रहती है, नियरली
कांस्टेंट रहती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई कितनी होती है, तो Vd की वैल्यू अप्रोक्स 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आती है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रखा तो उसके ऊपर फोर्स आया, एक्सेलरेशन आई, फिर भी हम कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज कोलाइडिंग विद अदर इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, आयंस randomly और continuously. So as soon as या as it accelerates, it immediately collide with another particle. जैसे ही एक्सेलरेट होता है वैसे ही किसी से कोलाइड कर जाता है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ ही नहीं पाती. So we can say that its velocity is nearly same, constant, and that is 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है भाई. इसकी बात आ गई. Vd-4 है, Vd बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल. Vd की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है. तो एक और क्वेश्चन यहां बन जाता है कि जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं, स्विच ऑन करते ही ट्यूबलाइट एकदम से मतलब यहां ग्लो कर जाती है. स्विच ऑन करते ही फैन एकदम से चलने लग जाता है, स्टार्ट हो जाता है. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर इतनी स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन को चलने में बहुत टाइम लगेगा. स्विच ऑन करने के बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन चलेगा, फैन तक पहुंचेगा, उसके बाद वो घूमना शुरू करेगा. वो तो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जैसे ही मान लो यहां मैंने की लगाई, तो जैसे ही स्विच ऑन हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इससे स्प्रेड हो जाता है. स्पीड ऑफ लाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड हो जाता है, और स्पीड ऑफ लाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्प्रेड हो जाएगा तो यहां पे यहां तक फैल गया. तो क्या होगा, हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक साथ आएगा, हर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट एक साथ होगा. तो जैसे ही ये चलेगा वैसे ही लास्ट का चलेगा. ऐसा नहीं है कि यहां से इलेक्ट्रॉन चला और वहां पहुंचेगा, नहीं. जैसे ही स्विच ऑन किया, यहां का इलेक्ट्रॉन चलेगा, उसके साथ साथ वहां का भी चलेगा. इसलिए स्विच ऑन करते ही सबको चलने लग जाता है. बात समझ में आ गई? तो मतलब जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्पीड ऑफ लाइट से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो काफी स्मॉल होती है. क्वेश्चन ये आया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है. तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया आपके पास? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास आया Vd = E/τ/m. किस पे डिपेंड करती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, यस. ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड कर रही है टाउ पे, यस. क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों कांस्टेंट है. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है. इतनी बात मुझे समझ में आ गई. सॉरी, नॉट टॉर्क, रिलैक्सेशन टाइम. क्या है ये? रिलैक्सेशन टाइम. अब रिलैक्सेशन टाइम जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है. वो किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का. रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर का फंक्शन है. कैसे? वो देखो, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन चला और यहां जाके टकराया है. मैं कहता हूं अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, मैं कहता हूं अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल वेलोसिटी है क्या वो इंक्रीज होगी? होगी. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या आया था? 3kBT/m. T बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी. तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ये यहां से यहां तक जल्दी पहुंचेगा, तो इसको कम टाइम लगेगा. मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसको यहां से यहां तक जल्दी पहुंचेगा तो कम टाइम लगेगा. मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? डिक्रीज. क्यों? आपके सामने टेम्परेचर बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस तो फिक्स है, तो ये यहां से अंदर जल्दी पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा तो ये कम होगा. इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो टाउ घटता है, डिक्रीज होता है. तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हो. ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई. ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करता है? इस पे. अब एक बात और थी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, हमने कंडक्टर जो लिया था, हमने तो बैटरी ली थी ना, बैटरी भी इसकी टर्म में अगर लें तो आप ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V/L कर सकते हैं. पीछे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफी पढ़ा है, E = dV/dr, E = V/d, E = V/L कर सकते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ कर सकते हैं. याद आ गया? तो इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं तो हमारा ये जो फॉर्मूला है ये क्या बन जाएगा? Vd = E, E की जगह V/L और टाउ.
भाई ई टाउ बाई एम, तो ई टाउ बाई एम और ई की जगह क्या कर दिया वी बाई एल, तो यहां से दो चीज और आ गई, वी डी वी के डायरेक्टली और वी डी एल के इनवर्सली, वी डी जो है वो एल के इनवर्सली। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। ध्यान देने वाली बात है, नोट कर लेते हैं, वी डी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वीडी जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, मतलब ये एरिया कितना है, कम है ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फॉर्मूले में एरिया टर्म आ ही नहीं रही। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि वीडी किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे या पोटेंशियल पे या लेंथ पे और टाउ पे। टाउ क्या, रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होगा। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक कंडक्टर है, इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, इसकी लेंथ एल है, बैटरी भी दे दी हमने, तो भाई इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर चेंज इन व्हाट इज चेंज इन वी डी इफ वी इज डबल्ड, अगर वी डबल हो जाए, एल इज हाफ, लेंथ आधी हो जाए, एरिया इज ट्रिपल्ड, ये क्वेश्चन आ जाए, तो भाई अभी अभी मैंने बताया आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ई टाउ बाई एम मैग्नीट्यूड, ई वी बाई एल टाउ, ये भी लिख सकते हैं। तो यहां से आपने क्या देखा, वी डी प्रोपोर्शनल टू वी। अगर सिर्फ वी की बात करें तो बाकी सब कांस्टेंट है। फर्स्ट पार्ट वी को डबल किया, इसका मतलब लेंथ वगैरह की बात नहीं कर रहे, तो कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, तो वी अगर डबल होगा तो वी डी भी डबल। मेरी बात समझ रहे हैं? फर्स्ट पार्ट अगर वी डबल तो वी डी भी डबल, एल हाफ, तो वी डी लेंथ के इनवर्सली है, देख पा रहे हैं आप। तो लेंथ अगर हाफ होगी तो लेंथ अगर हाफ होगी तो वी डी क्या हो जाएगा, डबल। भाई ये डायरेक्टली था, ये डबल तो ये भी डबल। अगर ये हाफ होगी तो ये इसका इनवर्सली है, तो क्या हो जाएगा, डबल। तो एल हाफ तो वी डी डबल। अगर आपसे कोई कह दे कि एल डबल हो गया तो वी डी हाफ हो जाएगा, एल 1/3 हो गया तो ये ट्रिपल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, तीसरा एरिया कितना कर दें, ट्रिपल, एरिया ट्रिपल, वी डी अनचेंज्ड। अनचेंज का मतलब वी डी एरिया पे डिपेंड नहीं करती, और वी डी अगर एरिया पे डिपेंड नहीं करती तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी डी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो बेटा ये हमने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और कैसे इसके ऊपर कंसेप्चुअल बन सकते हैं। थैंक यू।